नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी और आप देख रहे हैं बहस गरम है। 2023 को लेकर मध्य प्रदेश की सरजमी पर सियासी सरगर्मी तेज बढ़ने लगी। चुनावी रण तैयार है जिसमें दिग्गजों के उतरने की बारी है। कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने मैदान संभाला तो अब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मध्य प्रदेश आने वाले हैं और अब दिग्गजों के दौरे पर सियासत भी तेज हो गई। देखिएगा पहले इस खास खबर को, फिर चर्चा में। एमपी में बीजेपी के दिग्गजों का दौरा। आ रहे मोदी, शाह और नड्डा। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव की बिसात बिछ रही है। जीत के लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही तैयार है। 12 जून को जहां कांग्रेस की दिग्गज प्रियंका गांधी ने एमपी कांग्रेस के लिए चुनावी शंखनाद किया, वहीं अब बीजेपी के दिग्गज भी मध्य प्रदेश के चुनावी मैदान में उतरकर दमखम दिखाएंगे। इस दौरान प्रदेश को कई बड़ी सौगातें भी मिलेंगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को बालाघाट दौरे पर आएंगे। वहीं 27 जून को पीएम मोदी धार और भोपाल दौरे पर रहेंगे। इसके अलावा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी 30 जून को मध्य प्रदेश के खरगोन आ रहे हैं। अब ये सारे डिटेल सभी आएंगे, लेकिन चूंकि कमलापति रेलवे स्टेशन ही मुझे लगता है कि वहीं से वंदे भारत एक्सप्रेस रवाना होगी। ये मोतीलाल नेहरू स्टेडियम भी एक स्थान हो सकता है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी का आगमन और उस प्रकार की सारी व्यवस्थाएं, तो जो 2500 सेलेक्टेड देश भर के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो संबोधन और जो पूरा देश भर के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी संबोधित करेंगे, तो अभी हमने लगभग ये सोचा है कि मोतीलाल स्टेडियम भी हो सकता है और भी कोई स्थान है। 2-3 स्थानों के बारे में विचार हम अभी कर रहे हैं। बीजेपी जहां दिग्गजों के दौरे की तैयारियों में जुटी है, तो कांग्रेस भी सामने आ रही है और दिग्गजों के दौरे पर तंज कस रही है। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने कहा कि मोदी आए, हम भी मैदान में हैं। वहीं पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह ने कहा कि आए लेकिन भ्रम ना फैलाएं। साथ ही उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने का दावा भी किया। आए, स्वागत है। वो अपने बीजेपी के नेता हैं, सब आए, मैदान में आए, हम भी मैदान में हैं। बार बार इनको आना पड़ रहा है, मोदी जी को और अमित शाह जी को। स्वागत है, वो आए, रोड शो करें और फ्रॉड शो ना हो बस, क्योंकि हमने स्वयं देखा है और जनता तो उनसे हम सब मांग करेंगे कि हमको ये भी बताएं मोदी जी क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। क्या हुआ उस नारे का, बहुत हो गई पेट्रोल डीजल की मार अब की बार मोदी सरकार। क्योंकि आज आम जन महंगाई से परेशान है, महंगाई से त्रस्त है। मध्य प्रदेश में चुनावी तपिश बढ़ने लगी है। दिग्गजों के दौरे से सियासी पारा भी हाई होने वाला है और जाहिर है बयानबाजी भी तेज होगी, क्योंकि चुनावी सीजन है जिसका मिजाज थोड़ा गर्म ही होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा और अमित शाह पहुंच रहे हैं, लेकिन मोदी के आने से पहले बयान यानी बयानों के बोल बदलने लगे हैं। तमाम तरह की चर्चा। एक बयान अरुण यादव का है, वो भी मैं आपको सुनाता हूं। एक और बयान है अरुण यादव का, जिन्होंने मोदी को लेकर कुछ ऐसी बात कह दी है जो भारतीय जनता पार्टी को नागवार गुजरी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कई ट्वीट किए गए और प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा ने तो सीधा हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि 140 करोड़ लोगों का अपमान कर रहे हैं, बल्कि ये भी कहा कि जो वो कह रहे हैं शायद ये संस्कार राहुल गांधी के होंगे। लेकिन पहले आप ये भी सुनिएगा कि अरुण यादव ने वो कौन सा बयान कहा जिसको लेकर उन्होंने उनकी बात करते करते पिता तक पहुंच गए। क्या है वो बयान और उस पर क्या पलटवार किया है बी डी शर्मा ने, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के। सुन लीजिए, फिर इस पूरे मुद्दे पर हम चर्चा भी करेंगे। सुन लीजिए। मोदी जी आ जाए और उनके ऊपर कोई हो वो भी आ जाए, नड्डा जी आ ही रहे हैं, चल ही रहा है, मोदी जी के पिताजी भी आना चाहे तो आ सकते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बदलाव की बयार है जो स्पष्ट हमें नजर आती है। अरुण यादव जी ने जिस प्रकार के ओछी शब्दावली का जो उपयोग किया है, अरुण जी, आज मैं कहना चाहता हूं कि आपके स्वर्गीय पिता सुभाष यादव जी भी बड़े मन से दुखी होंगे कि मैंने तो ये संस्कार अरुण को नहीं दिए थे, लेकिन ये देश के, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता के स्वर्गीय पिताजी के लिए
इस प्रकार की भाषा का उपयोग करना ये कहां से सीखे? अरुण जी, हम तो सुभाष यादव जी का भी सम्मान करते हैं और मैं तो कहता हूं कि आज आपने इन शब्दों का जो उपयोग किया है, ये आपके नेता राहुल गांधी जी ने शायद आपको ये संस्कार दिए होंगे और इस प्रकार की भाषा से ये सिद्ध होता है कि कांग्रेस का चरित्र क्या है। चलिए, तो बात होते होते यहां तक पहुंच गई। अब ये तो चुनावी वर्ष है और कई बार जीवा यानी जीभ फिसल भी जाती है और फिर कुछ ऐसी बातें आ जाती है, लेकिन इसको जीभ फिसलन माने या वास्तव में अरुण यादव ऐसा कह गए? पर मौका है भारतीय जनता पार्टी के सामने, उनके बड़े लीडर के बारे में ऐसा कहा है तो फिर बहस तो गर्म होगी। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ रहे हैं। ब्रजगोपाल लोया जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, आपका बहुत स्वागत है। और साथ ही जुड़ रहे हैं संतोष गौतम जी, कांग्रेस के प्रवक्ता, आप दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले संतोष जी, आपसे ही मैं समझना चाहूँगा, प्रियंका गांधी आई और उन्होंने एक तरह से महाशंखनाद करके चली गई, आपका संकल्प ले लिया आप लोगों से कि 2023 का चुनाव जीतना, कई तरह की बातें उन्होंने कही। अब अमित शाह भी आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी भी है और साथ ही जेपी नड्डा भी। नड्डा तो वहीं पहुंचेंगे जहां आप रहते हैं, मतलब निमाड़ मालवा का दौरा करेंगे, वो बालाघाट पहुंच रहे हैं शाह साहब, और प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश की धरती यानी यहीं राजधानी में आने वाले। लेकिन जो अरुण यादव कह गए उसको लेकर क्या एक मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हर बात में से मौका लेने का प्रयास करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी यह समझ चुकी है कि मध्य प्रदेश में उसकी जमीन खोखली हो चुकी है। ये सतपुड़ा भवन में जो आग लगी थी ना, दरअसल ये आग नहीं थी, ये इस भ्रष्टाचारी सरकार का अंतिम संस्कार था जो सतपुड़ा भवन में हुआ है। और यह फैसला तो पहले ही आ गया, 6 महीने पहले ही सतपुड़ा भवन की आग ने फैसला कर दिया है कि 2023 का चुनाव किसका होगा। और रहा सवाल अरुण यादव जी के बयान का, तो अरुण यादव जी के बयान पर अरुण यादव जी बेहतर कमेंट कर सकते हैं, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी से कि वो ज्यादा संस्कार के पाठ न पढ़ाए। वीडी शर्मा जी ज्यादा संस्कारी होने की बात न करें। कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये उन्होंने कहे हैं जिनके ऊपर आरोप लगाने की बात कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता। अरे भाई, कौन देता है आपको डिग्रियां? दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु, ये डिग्रियां आखिर बांटता कौन है? कहां से बढ़ती हैं डिग्रियां? हैं? आप ये बताइए, कर्नाटक में फेल हो गए, 10-15 दिन प्रचार किया, इतना लंबा रोड शो किया, फेल हो गए। कर्नाटक में बुरी तरह से नकार दिए गए मोदी जी, हिमाचल में नकार दिए गए, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, अरे भाई 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहने वाला, कांग्रेस की विधवा कहने वाला, जर्सी गाय कहने वाला, शूर्पणखा से महिलाओं की तुलना करने वाला, जो कहता है कि महिलाओं के फोटो अचार के डब्बे पर रखो तो ज्यादा बिकते हैं, ऐसी पार्टी के नेता प्रधानमंत्री से हमको सीख लेने की आवश्यकता नहीं है। हमको सीख लेने की आवश्यकता नहीं है ऐसे नेता से जो कुलदीप सेंगर के पीछे खड़ा हो, जो ब्रजभूषण शरण को बचाने का काम करता हो, जो चिन्मयानंद को बचाने का काम करता हो, जो सैकड़ों लड़कियां हमारी वहां जंतर मंतर पर बैठी हैं, उनके विरोध में खड़ा हो और ब्रजभूषण जैसे दानवों को संरक्षण दे रहा हो, वो व्यक्ति और उनकी पार्टी यदि हमारी पार्टी को संस्कार सिखाएंगे तो कांग्रेस उनसे मतलब अरुण यादव कोई गलत नहीं बात कहे, आपका कहना ये? नहीं, हम कहते हैं कि पहले सुधार ऊपर से होना चाहिए। प्रधानमंत्री देश के सामने आदर्श प्रस्तुत करें और माफी मांगे अपने पूर्व बयानों पर, उसके बाद हम हर चीज के लिए माफी मांगने को तैयार हैं। चलिए ब्रजगोपाल जी, अब ये तो स्पष्ट हो गया, आप समझ रहे होंगे संतोष जी की बातों जी। लेकिन देखिए जी कहिए, अपनी बात कीजिए। संतोष जी की बातों से पूरा बातचीत समझ में आ गई और हमने तो बड़ी विनम्रता से माननीय वीडी शर्मा जी ने भी आग्रह किया है। और एक और सबसे खास बात है, ये कोई नया काम नहीं है। वर्ष 2001 ये पूरा जो गांधी परिवार है और उनके जो अनुयायी ये माननीय नरेंद्र मोदी जी को गाली बकने का काम कर रहे हैं। परंतु आप बड़ी बात ये देखिएगा, जितनी इन्होंने गाली बकी उतना कद उनका बढ़ता गया और जितना हमने सहनशीलता रखी उतना हमें जनता ने देते गए। ये लोकतंत्र है श्रीमान, इस लोकतंत्र में किसी सुन लीजिए, मैंने आपको मौका दिया जी। हर चीज को जनता देखती है, सुनती है, समझती है। और हमारे यहाँ मनोज जी एक बड़ी, मैं देहात में एक बात कहता हूं कि जो आज वीडी शर्मा जी ने कहा है, मेरी देहाती भाषा में भी सुन लीजिए कि हमारे यहाँ ऐसा कहते हैं, जाके जैसे नदिया नारे बाके वैसे भर का और जाके जैसे बाप मतारी बाके वैसे लड़का। तो देखिए, ये संस्कार हमें अपने ऊपर जो लोग हैं उनसे आते हैं। हमने अपना संस्कार सीखा है, उन्होंने अपना संस्कार सीखा है। हम तो अभी भी अरुण यादव जी कहेंगे, सुभाष यादव जी कहेंगे, वो मध्य प्रदेश के बड़े सम्मानीय नेता थे। सुभाष यादव जी 2 बार मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रहे, हमारे लिए बहुत सम्मानीय है। ये अलग बात है कि कांग्रेस ने उनके साथ क्या किया, परंतु अरुण यादव जी को इन चीजों से बचना था। परंतु दुर्भाग्य यह है कि कांग्रेस पार्टी उसको रोल बैक करने से या उसको माफी मांगने के बजाय
उनका समर्थन संतोष गौतम जी यहाँ करते दिखाई दे रहे हैं। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। और संतोष जी, जो अभी आप पूछ रहे थे कि विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, वो हम नहीं कह रहे हैं, विश्व कह रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही है, ये पूरा विश्व। मैं आपसे फिर कहता हूँ, जरा सुना कीजिए, कांग्रेस कार्यालय के बाहर जो घटता है उसे भी सुनिए। कांग्रेस कार्यालय के जो अधिकृत ट्विटर हैंडल है, जो आपके यूट्यूब चैनल्स हैं, उनके अलावा भी कुछ सुनेंगे तो आपको देश और दुनिया की जानकारी होगी कि पूरी दुनिया में जहां जा रहे हैं, किसी राष्ट्रों के प्रधानमंत्री, राष्ट्राध्यक्ष उनके चरण छूने की कोशिश कर रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति उठकर उनके पास आता है और कहता है मेरी टी शर्ट पर, मेरे शर्ट पर हस्ताक्षर कर दें। उनकी लोकप्रियता सर्वविदित है और उसमें किसी के सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ना मेरे ना आपके। परंतु भाषा की मर्यादा का ध्यान रखिए। और हमारे नेता हैं, ये एक बात है, परंतु वो देश के प्रधानमंत्री हैं, ये और बड़ी बात है। और देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करना, जहां तक मैं समझता हूं, आप लोगों को भी करना चाहिए। जी, संतोष जी कुछ कह रहे हैं, आप कहिएगा, अपनी बात कीजिएगा। देखिए मनोज जी, अभी देहाती भाषा में जो लोया जी ने बात कही, उसका लब्बो-लुआब मैं समझ पाया कि ये कहना चाहते हैं कि जैसे जिसके पिता के संस्कार होते हैं, वैसे ही पिता बेटे को अंदर गुण आते हैं। तो मैं इनसे आग्रह करना चाहता हूं कि अरुण यादव जी और सुभाष यादव जी के संदर्भ में तो उन्होंने यह बात कह दी, लेकिन इन्होंने ये नहीं बताया कि प्रधानमंत्री जी ने जो जर्सी गाय बोला था, जो 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बोला था और कांग्रेस की विधवा बोला था, कि वो कौन सी विधवा थी। एक आध बार जरूर बताएंगे, तो नरेंद्र मोदी के अंदर क्योंकि प्रधानमंत्री जी की भाषा पर हम विश्वास करते हैं। लोया जी जवाब दे दीजिएगा। लोया जी, मेरा प्रश्न सुन लीजिए। तो मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप ही के कथनानुसार ये बताइए कि प्रधानमंत्री जी में संस्कार कहां से आए, उनके पिता से आए, किससे आए? आप थोड़ा सा इस पे विस्तार से विचार करिए, क्योंकि अरुण यादव जी के संदर्भ में तो बड़ी आसानी से कह दिया आपने बात। जरा बताइए प्रधानमंत्री में संस्कार किसके द्वारा आए, ये बताइए आप। मैंने आग्रह, पहले आप समझ लें पूरी बात को, मैंने आग्रह ये किया है कि शर्मा जी ने, सुन लीजिए, बात तो सुन लीजिए, हो सकता है आपके समझ आ जाए, आपको समझ नहीं आएगा, हो सकता है आपके समझ, हो सकता है वो कुछ और कहना है। सुन लीजिए, फिर अपन इस चर्चा को, जी कहिए अपनी बात कीजिए। सुभाष यादव जी के नहीं थे, मैं फिर से कह रहा हूँ। और ये संस्कार वही आज बताया है माननीय पीडी शर्मा जी ने कि ये संस्कार सुभाष जी के नहीं थे, तो क्या राहुल गांधी से सीखे हैं ये संस्कार? वही कह रहा हूँ कि हमें उम्मीद थी कि जैसे सुभाष बाबू जी के संस्कार थे, वैसे संस्कार होंगे अरुण जी में। परंतु दुर्भाग्य ये है कि उन्होंने अपने पिता के संस्कार के बजाय अपने नेता के संस्कार सीखे, जिनकी भाषा सदैव खराब रहती है, भारत के भीतर भी, भारत के बाहर भी। मैं आपसे फिर आग्रह कर रहा हूँ, और मैं आपसे ये कह रहा हूँ, मैं आपसे फिर कह रहा हूँ, कई मामलों को राजनीतिक नहीं लेना चाहिए और इस बात को स्वीकार करना चाहिए कि भले ही गर्मजोशी में निकले हो, जोश में निकले हो, गलत भाषा गलत ही होती है। और वह भी देश के प्रधानमंत्री के बारे में अगर है तो सर्वदा निंदनीय है। बोलिए संतोष जी, बोलिए। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं कि सुभाष यादव जी के संस्कार नहीं थे। अरुण यादव जी ने बात कहां से बोली है, लोया जी का कहना है। मैं यही कहना चाहता हूं कि शायद दामोदर जी के संस्कार नहीं होंगे जो नरेंद्र भाई ने कहा, तो उनमें ये संस्कार कहां से है, मैं ये जानना चाहता हूँ। नहीं, वही तो कह रहे हैं कि जब आप उनके पुत्र से नहीं जीत पा रहे हैं, चलिए 414 की कांग्रेस, मुझे लग रहा है 14 की कांग्रेस में जिस व्यक्ति ने 44 पर ला दिया, आप उनसे तो टकरा नहीं पा रहे हैं। पूरे देश में लगातार हारते जा रहे हैं और बात कर रहे हैं उनके पिताजी की। वही आपसे पूछता हूँ ना, पूछ तो रहा हूँ, आपसे पूछ रहा हूँ। आप पहले नरेंद्र मोदी जी से जिस दिन जी गया, उस दिन आगे की चर्चा करिएगा। मैं फिर आपसे कहता हूँ कि जहां आप जीत नहीं रहे, ये हार की हताशा क्यों आपको एक व्यक्ति को टारगेट करती है, क्यों उनके परिवार की बात करते हैं, वो भी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो 34 वर्ष से इस धरती पर नहीं है। वो बात आप भी कर रहे हैं, नहीं वो बात दुर्भाग्य से आप भी कर रहे हैं, वो दुर्भाग्य से वो बात आप भी कर रहे हैं। जी, और मैं सीधे अधिकार केवल भाजपा को है, ये अधिकार केवल भाजपा को है किसी को उल्टा सीधा बोलने का। कांग्रेस ऐसा नहीं कर सकती, ये तो केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा का अधिकार है। मैंने आपसे कहा, जब भी किसी नेता ने कोई आपत्तिजनक टिप्पणी की है, भारतीय जनता पार्टी के चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे प्रधानमंत्री जी हो, उन्होंने हस्तक्षेप किया है और ये कहा है कि इस तरह की भाषा नहीं बोली जाना चाहिए। मैं आपसे फिर क्या बोला, प्रधानमंत्री ने सदन में ब्रजभूषण पर क्या बोला, आप बताइए। ब्रजभूषण शरण सिंह पर उन्होंने क्या बोला, ब्रजभूषण शरण सिंह पर उनकी टिप्पणी क्यों नहीं कहा कि इस तरह की भाषा का। परंतु क्या कांग्रेस के नेताओं में ये साहस है कि वो ये कह सके कि हाँ, अरुण जी को इस तरह का शब्द प्रधानमंत्री में साहस है? मैं प्रधानमंत्री शरण सिंह के खिलाफ एक शब्द भी बोल सके, कुलदीप सेंगर के खिलाफ बोल सके, सैनी के खिलाफ बोल सके, चिन्मयानंद के खिलाफ बोल सके, बोल सकते हैं। कैलाश विजयवर्गीय पर बोल सकते हैं। मैं बता दूं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने अपने नेताओं को इसकी गुजारिश की कि हम सभ्य भाषा का प्रयोग करें।
माननीय प्रधानमंत्री जी ने 10 अरे बार ये कहा अरे लोया जी, हम उस भाषा का प्रयोग करें कैलाश जो हमें विजयवर्गीय ने सुनने में लड़कियों को अच्छा लगे। शूर्पणखा कहा। परंतु क्या कहा मोदी दुर्भाग्य जी है, ने? तुम्हारा कोई शब्द बोला मोदी जी ने उस पर? संतोष जी, आपका दुर्भाग्य ये है कि आपको सच कहने का साहस नहीं है। ये कहने का प्रयत्न चलिए, करिए ना, चलिए। कहिए ना कि वो जी। गलती हो गई उनसे। मैं सुनिए ना आप संतोष जी मनोज जी मेरी बात तो करने नहीं दे रहे हैं, अपनी बात नहीं कर रहे हैं, मैं भी नहीं, कुछ एक कहना मिनट आप चाहता हूं। अपनी बात पूरी कर लीजिए, फिर मेरा सवाल रहेगा आपसे। आप अपनी बात कह दीजिए, क्या कहना चाह रहे हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने आपत्ति क्यों नहीं ली अरुण यादव जी की बात पर? ये क्यों नहीं बताते कि ब्रजभूषण शरण पर मोदी जी ने एक शब्द नहीं बोला, कुलदीप सेंगर पर एक शब्द नहीं बोला, टैनी पर एक शब्द नहीं बोला, कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने लड़कियों को शूर्पणखा कहा उस पर एक शब्द नहीं बोला, साध्वी प्रज्ञा जिन्होंने बोला गोडसे देशभक्त हैं और रहेंगे उस पर एक शब्द नहीं बोला। तो ये क्या कहना चाहते हैं? प्रज्ञा सिंह के बारे में जहां तक मुझे ख्याल है, एक बार प्रधानमंत्री ने खुद टिप्पणी की थी, खुद टिप्पणी की। जी प्रज्ञा जी के बारे में कहा है, सभी के बारे में मैं आपसे फिर कह रहा हूँ। अब ये चलिए संतोष जी आपकी बात का जवाब ले लूं और मूल मुद्दे पर आते कि आने का असर क्या होगा। जी बोलिए। हाँ, हो गई आपकी बात, हो गई ब्रजगोपाल जी, आपने जवाब दे दिया। जी, मैं मूल बात यह है कि प्रियंका गांधी जी आकर चली गई, महाकौशल से उन्होंने शंखनाद कर दिया, लेकिन 3 बड़े नेता, आप समझिएगा कितना बड़ा ये चुनाव है। और स्वाभाविक है कि जब चुनाव के मोड पर होते हैं, कोई भी पार्टी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो या अन्य दल हो, वो बेहतर से बेहतर करने का प्रयास करते हैं। संतोष जी, प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, अमित शाह आ रहे हैं, चिंता बढ़ेगी क्या कांग्रेस की? देखिए मनोज जी, स्वाभाविक है कोई भी राजनीतिक दल अपने शीर्ष नेताओं को इस मैदान में उतारता है, और मोदी जी और शाह जी तो हमेशा 5 साल और 365 दिन 24/7 इलेक्शन मोड में रहते हैं, तो उनको देश से तो कोई लेना देना नहीं, वो केवल चुनावी मोड में रहते हैं। लेकिन कर्नाटक में और हिमाचल में इनका जादू पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है, और चूंकि कर्नाटक का चुनाव सबसे लेटेस्ट चुनाव था, इसका मतलब देश का ट्रेंड किस तरफ जा रहा है हम सब देख रहे हैं। पूरी तरह से नकार दिया है कर्नाटक की जनता ने झूठ की राजनीति को, फरेब की राजनीति को, खरीद फरोख्त की राजनीति को। इस देश में बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी हो गई, असली मुद्दे जनता के ये हैं। पेट्रोल डीजल के भाव क्या हो गए, तेल का भाव क्या जा रहा है, असली मुद्दे ये हैं। देश में करोड़ों लोग बेरोजगार हैं, असली मुद्दे ये हैं। प्रधानमंत्री इन पर एक शब्द नहीं बोलते। महिलाओं पर अत्याचार करने वाला ब्रजभूषण शरण सिंह शान से संसद में जाता है, लेकिन महिला पहलवान सड़कों पर आंसू बहाने को मजबूर है। देश का असली मुद्दे ये हैं। लेकिन इस देश में भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी सत्ता में आई है जिसको शर्म। अब ब्रजभूषण वाले मामले में तो मैं ये नहीं कह रहा हूं संतोष जी, लेकिन ब्रजभूषण वाले मामले में तो जो खिलाड़ी हैं वो ही अपनी बातों से पलटने लगे। अब क्या कहेंगे इस बात, जो भी लगातार उन पर दबाव बनाया जा रहा है। अच्छा, दबाव, अच्छा आपका ये कहना है कि दबाव बनाकर पलटाया जा रहा है। देश की जनता देख रही है। क्या खिलाड़ी मूर्ख थे? गोल्ड मेडलिस्ट खिलाड़ी थे जिन्होंने ये आरोप लगाए हैं, तो कोई खिलाड़ी पलटा नहीं है, लेकिन हाँ उन पर दबाव जरूर बनाया जा रहा है। जी ब्रजगोपाल जी, क्या प्रियंका गांधी के आने से भारतीय जनता पार्टी को समझ आ गया कि आना पड़ेगा मोदी जी को, अमित शाह जी को? देखिए, मोदी जी के और अमित शाह जी के दौरे बहुत सारे तय हैं। 32 दौरे चुनाव के पहले तक माननीय अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी, जेपी नड्डा जी के होंगे, ये सर्वविदित सत्य है। दूसरी बात, संतोष जी सुन लीजिए, संतोष जी सुन लीजिए जी बोलिए। परंतु संकट कहाँ पैदा होता है? संकट ये होता है कि प्रियंका वाड्रा जी आती हैं जबल, कार्यक्रम तय रहता है कि वो वहां नारी सम्मान योजना को लॉन्च करेंगी, परंतु उसको अंतिम समय में विड्रॉ कर लिया जाता है और वो योजना लॉन्च नहीं। क्यों नहीं होती है? क्योंकि महिलाओं की उपस्थिति नगर में होती है। देखिए, मैं फिर से, अरे आपका जारी किया हुआ यार संतोष जी, आप झूठ नहीं सुनने बैठे, आप तो झूठ बोलने बैठे, आप तो झूठ बोलने बैठे। कितने झूठ बोलेंगे, कितने झूठ बोलेंगे? कब हो रही थी नारी सम्मान लाइन? कब हो रही थी नारी सम्मान लाइन? मैं आपसे फिर कहता हूँ, यही कांग्रेस की समस्या है। संतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आप जवाब दीजिएगा ना, आप जवाब दीजिए। यदि वो आपको लग रहा है कि वो झूठ बोल रहे तो आप जवाब दीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी, मैं आपको मौका दे रहा हूँ, पूरा समय अपने पास। जी कहिए ब्रजगोपाल जी, कहिए। लोग जानते हैं कि 4 विधायक और 1 महापौर को ये जिम्मेदारी दी गई कि वहां संख्या आए, परंतु वहां संख्या नहीं हो सकी, इसलिए उसे विड्रॉ किया गया। उसकी डांट भी किन किन नेताओं को पड़ी पूरा मध्य प्रदेश जानता है। आपके सूत्र बड़े लंबे हैं भारतीय जनता पार्टी के, बेहतर जानते हैं। परंतु सबसे महत्वपूर्ण ये है कि प्रियंका जी आए, राहुल जी आए, सोनिया जी आए, सब आए और सबका स्वागत है। ये लोकतंत्र है, इसमें हर पार्टी को अपनी बात कहने का पूरा अधिकार है, और अंत में जनता तय करेगी कि उन्हें किनके साथ रहना है, कौन सी सरकार जन कल्याण के लिए काम करती है। क्या आप अभी से इस पर आपत्ति करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन नेता आ रहे हैं, और वो भी इस देश के प्रधानमंत्री आ रहे हैं? और प्रधानमंत्री आ रहे हैं तो केवल एक कार्यक्रम लेके नहीं आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी का बहुत बड़ा कार्यक्रम लेके आ रहे हैं। वहां विकास की भी सौगातें होंगी
और वहां भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। और सबसे खास हमें गर्व इस बात का है कि जब देश भर के चयनित 2500 कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, वो भोपाल से संबोधित करेंगे। ये हमारे लिए गर्व की बात है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है संतोष गौतम जी की 2500 कार्यकर्ताओं को वो चयन कर रहा है। उस 2500 वो कार्यकर्ता है जो जाकर पूरे मध्य प्रदेश में काम करने वाले होंगे। जाहिर है उन्होंने पार्टी के लिए बहुत बेहतर काम किया होगा। यानी कार्यकर्ताओं के बीच में एक मैसेज भी रहेगा कि प्रधानमंत्री आपसे सीधे बात कर रहा है। संतोष, मैं तो कहता हूं कि प्रधानमंत्री इस तरीके की कवायदे करें, स्वतंत्र है। हर राजनीतिक पार्टी स्वतंत्र होती है अपनी अपनी तरह से कवायदे करने के लिए। मेरा ये कहना है कि ब्रजगोपाल लोहिया जी की एक बात में चूक गया। ये कह रहे थे कि प्रधानमंत्री जी को 2001 से कांग्रेस पार्टी गालियां बक रही है। अभी प्रधानमंत्री जी ने भी गिनाया कर्नाटक में उनको 91 गालियां दी गई। 91 गालियों के एवज में प्रधानमंत्री को 91 सीटें भी नहीं है। आपने देखा कर्नाटक में 91 सीटें भी नहीं। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार की जो लिस्ट है मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने जो भ्रष्टाचार की है उसकी लिस्ट इन गालियों से लंबी है। तो मैं समझता हूं कर्नाटक से बड़ी जीत मध्य प्रदेश में होने जा रही है। प्रियंका जी ने गिनाया इसको, मैं नहीं कह रहा हूं। प्रियंका जी ने अपने भाषण में बोला कि यहाँ के जो भ्रष्टाचार की लिस्ट है, चाहे व्यापा मोरी टेंडरिंग में, पूरा प्रदेश जानता है कितने घोटाले यहाँ पर। तो ये भी अफवाह है कि नोट गिनने की मशीन नेताओं के घर में लगी हुई है। तरह तरह की बातें, कौन कौन से टैक्स नाम आ रहे हैं, ये टैक्स, वो टैक्स, साधना टैक्स, तमाम तरीके के टैक्स। वो आप लोग से कहते हैं कि जब आपकी सरकार थी, आप वो जो आरोप आप लगाते रहे थे, तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए, कहिए अपनी बात। तो इन गालियों का कोई फर्क कर्नाटक की जनता को नहीं पड़ा, क्योंकि ये घड़ियाली आंसू अब देश की जनता के सामने आ चुके हैं। क्या 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने की बात थी, नहीं दिए। किसानों की आय दोगुनी करनी थी, नहीं की। और हर व्यक्ति को मकान देना था, नहीं दिया। 15 लाख हर खाते में आने से नहीं हुए। देश के ऊपर लगातार कर्जा बढ़ता गया। 65 साल में सब सरकारों ने, 16 प्रधानमंत्रियों ने मिलकर उतना कर्जा नहीं लिया जितना अकेले मोदी जी ने ले लिया इन 9 सालों में। तो देश की हालत सबके सामने, पेट्रोल डीजल के भाव सबके सामने, देश महंगाई के चरम पर है, बेरोजगारी के चरम पर है। सर 2 चुनाव आप जीते, अभी गुजरात में वो जीते थे, फिर तो अरे निश्चित ही मैं कह रहा हूं ना, जीते थे, लेकिन हिमाचल और यहाँ के चुनावों ने ये बता दिया है कि किस तरफ बीजेपी ने आज ट्वीट भी किया है कि वो हिमाचल में जो वादे आपने किए थे, शायद वो सैलरी रुक गई। आज बहुत जगह ट्वीट किया। एक वादा पूरा करेंगे, एक वादा पूरा करेंगे। ये करके दिखाए 500 रुपए की गैस की टंकी, अगर इनमें दम है और जनता को सहायता देना चाहते हैं, 500 रुपए में गैस की टंकी करके दिखाए और पेट्रोल को करके दिखाए। गोपाल जी जवाब दीजिए। जी सर, सुन लीजिए संतोष जी, मैं बता देता हूँ जी, मैं बता देता हूं। आप जनता से इतने वायदे कर लेते हैं कि उनको पूरा करना सरकार के खजाने पर संभव नहीं। हिमाचल में वही हो रहा है, वही राजस्थान में हो रहा है। सरकारें डिफॉल्ट में जा रही हैं और उनके चेक बाउंस हो रहे हैं। आप संतोष जी, आप बोलते हैं, मैं बीच में नहीं बोलता। संतोष जी सुन लीजिए। संतोष जी आपको मैंने पूरा मौका दिया, सुन लीजिए। नहीं बोलिएगा, मैं आपसे ले लूंगा जवाब। गंदी आदत है, बोलिए। समझिए, आप कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। बोलिए ब्रजगोपाल जी, ये कहना चाह रहा हूँ, बोलिए आप भारतीय जनता पार्टी हिमाचल में आप सरकार में आते ही ये जो महंगाई का रोना रो रहे थे, सरकार में आने के 5 मिनट बाद आपने डीजल पेट्रोल पर 2 रुपए बढ़ाने का काम किया है। ये आपने हिमाचल की जनता को महंगाई से राहत दी है। उन्हें जो आपको वायदे पूरे करना है उसके लिए फिर 5 रुपए बढ़ाने की आप तैयारी कर रहे हैं। और सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम का वायदा किया और उनको आज का वेतन मिल नहीं रहा। ये दुर्भाग्य तो देखिए आप कि हम 2032 में देंगे, परंतु आज तनख्वाह देने हमारे पास पैसे नहीं है। ये कांग्रेस का कुप्रबंधन है। हम गर्व के साथ कहते हैं 2003 के पहले मध्य प्रदेश में भी चाहे जब सरकार डिफॉल्ट हो जाती थी, परंतु 2003 से आज 2023 तक कभी सरकार डिफॉल्ट नहीं हुई। ये हमारा वित्तीय अनुशासन है और इस अनुशासन को यूपीए की जो सोनिया गांधी के नेतृत्व की सरकार थी उसने भी स्वीकार किया कि वित्तीय अनुशासन के मामले में मध्य प्रदेश अव्वल दर्जे पर है। तो वित्तीय अनुशासन की बात करिए श्रीमान, हम जो कहते हैं। चलिए सर, किसका कितना अच्छा अनुशासन है और ये तो जनता बेहतर समझती है। प्रियंका गांधी आई, वो भी अपनी बात कहकर चली गई। अब प्रधानमंत्री मोदी भी आएंगे, अमित शाह जी भी आएंगे, जेपी नड्डा भी आएंगे। और जैसा आप कह रहे थे, करीब करीब 32 ऐसी सभाएं और चीज़ें होती हुई दिखाई देंगी भारतीय जनता पार्टी की। 9 साल पूरे हो गए, कई तरह के कार्यक्रम भी चल रहे हैं। इस बीच राजनाथ सिंह जैसे नेता मध्य प्रदेश से वापस आकर लौट भी गए। लेकिन ये आने जाने का सिलसिला चलता रहेगा। पर बड़ी बात यह है कि सब अच्छा बोलिए, विकास की बात कीजिए, काम की बात कीजिए। जनता वही सुनना चाहती है, चाहे बीजेपी करें या कांग्रेस। आप दोनों मेहमानों को बहुत धन्यवाद। ब्रजगोपाल जी आप जुड़े और संतोष जी आप भी। लेकिन 2023 का चुनाव शंखनाद प्रियंका गांधी ने महाकौशल से किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी भोपाल से करने जा रहे हैं। समझिएगा कैसा रहेगा 23 का चुनाव। मुझे दीजिए इजाजत, बने रहिए बंसी न्यूज पर। बहस गरम इतना ही, नमस्कार।